नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। वक्त पहाड़ प्रभात का है, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 खबरों पर। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 9 अप्रैल को 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग। 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी सुनवाई। आज मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज वर्चुअली पेशी होगी। शत्रु संपत्ति के मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई। जिया मऊ में अवैध निर्माण के मामले में भी पेशी होगी। बलिया में पेपर लीक के मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद हंगामा और धरना जारी। आज पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय का कांग्रेस का धरना। मुख्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी धरने में शामिल होंगे। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों में कठोर कार्रवाई। सीएम योगी की प्राथमिकता। अगले 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाकर कड़ा संदेश देगी पुलिस। पॉक्सो एक्ट के मामले में 1 महीने के अंदर आरोपियों को सजा दिलाने का लक्ष्य तय। यूपी में पीपीपी मॉडल के तहत संभल और महराजगंज में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में एमओयू साइन। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर दिया बयान। कहा, बच्ची बड़ी होने लगे तो उसे हिजाब में रहना चाहिए। में आशाराम बापू आश्रम के अंदर कार में मिली लड़की की लाश। 12 दिनों से गायब थी लड़की। वाराणसी में बहुमंजिला इमारत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सभी लोगों को बिल्डिंग में सुरक्षित निकाला गया। मेरठ में टेंट के गोदाम में भी भीषण आग लगी, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर पूरी तरीके से खाक हुआ। देर रात लगी भीषण आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की 2 दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फतेहपुर में 85 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जिले के 4 थाना क्षेत्र में गुरुवार को भीषण आग लग गई। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर के बयान दर्ज करेगी एटीएस। मुनीर ने मुर्तजा की मानसिक बीमारी और इलाज का दिया था हवाला। राजगंज पुलिस ने नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ पुलिस ने एएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। कल पुलिस ने दर्ज किया था केस। जितेंद्र कुमार पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पतंजलि योग पीठ में चल रहे कार्यक्रम में शामिल हुए। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे सीएम धामी। अमरोहा में मासूम को सगे चाचा और चाची ने मौत के घाट उतार दिया। घटना गजरौला थाना इलाके की है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके के परिक्रमा मार्ग में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने परिक्रमा लगा रहे लोगों को रौंदा। कानपुर में बैंक के लॉकर से गहने गायब होने का एक और मामला सामने आया। बैंक ऑफ इंडिया फूलबाग ब्रांच में लॉकर से लाखों के गहने गायब हुए। कानपुर में खाद्य विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। शहर का घूमर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। ऊना में प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के बल्हापुर में 125 बीघा तालाब से अवैध कब्जा हटाया गया। पीलीभीत में सड़क किनारे अवैध रूप से बने घरों पर बुलडोजर चला। तहसीलदार पूरनपुर ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध मकानों पर कार्रवाई की। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे आईआईटी रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। हर की पैड़ी पर सौंदर्यीकरण काम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कॉमन सिविल कोड की बात दोहराई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में चल रहे कामों का मुख्य सचिव एसएस संधू ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों पर बात करते हैं। उत्तराखंड के सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले पर मंत्री धन सिंह रावत ने चुप्पी साध ली है। इस मामले की जांच में पाया गया है कि सहकारिता विभाग के लिए भी भर्तियों में गड़बड़ी की गई है। इस मामले को लेकर कई अधिकारियों पर पहले ही गाज गिर चुकी है। वहीं जांच टीम कोऑपरेटिव बैंक में अपनी तफ्तीश अभी भी जारी रखे हुए है। देहरादून कोऑपरेटिव बैंक में जांच के बाद अब उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के कोऑपरेटिव बैंक में भी जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद घोटाले से जुड़े तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं सहकारिता विभाग के मंत्री धन सिंह रावत के इस मामले पर चुप्पी साधने की वजह से भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो आपको बता दें, कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती के मामले में घोटाला सामने आया। सहकारिता विभाग में घोटाले का यह पूरा मामला सामने आया, जिसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। और मंत्री धन सिंह रावत ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी भी साध ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी पाई जा रही हैं। और अब आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला आखिर है क्या। उत्तराखंड में इन दिनों जिला सहकारी बैंकों में हुई नियुक्तियों में धांधली की बात कही जा रही है। विपक्ष ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में ग्रुप डी के 423 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। आरोप है कि अधिकारियों ने अपने करीबी लोगों को इन पदों पर नियुक्ति दिलवाई है। हालांकि इस मामले पर सीएम धामी का कहना है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि सरकार जांच करा रही है और मामले पर दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। जिस मंत्री का कार्यकाल में घोटाला हुआ उसी मंत्री को दोबारा वही विभाग दे दिया गया है, वही इनके अध्यक्ष वही कार्यरत हैं और बात करते हैं एसआईटी की जांच करने की। हमने तो मांग की है सरकार से कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करे। अगर सरकार पर जरा भी नैतिकता हो, मुख्यमंत्री जी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, अगर भाजपा में या सरकार में या मुख्यमंत्री जी में कुछ भी नैतिकता बची है तो निश्चित रूप से उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस पर जांच सरकार कर रही है और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सहकारिता विभाग में धांधली का मामला जो सामने आया उस पर मंत्री भी बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री का इस पर यह कहना है कि जो भी जांच होगी, जांच पड़ताल के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए अभी तक मंत्री का ऑन रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं आया है, बयान नहीं आया है कि वो सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी किस स्तर पर जांच कराना चाह रहे हैं। लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी जांच जरूर चल रही है और जांच में शुरुआती बात में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये बात साफ हो गई है कि भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। भाई भतीजावाद, कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे को, भाई के बेटे को, अपने रिश्तेदार को, कई तमाम करीबियों को भर्ती में शामिल कराया है, यानी कि उनको नौकरी दिलाई है। देहरादून के जिला कोऑपरेटिव बैंक में इस तरह की अनियमितताएं पाई गई है। इस वजह से ही यहीं से 4 से 5 अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, उनको अटैच कर दिया गया है विभाग से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सहकारिता विभाग में घोटाला है उसकी पहली जो सतह है वो खुलने लगी है, पहली परत खुलने लगी है और पहली परत में ही तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। ये मामला पहले से ही संज्ञान में था, विभागीय मंत्री के भी संज्ञान में था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार थी उसी दौरान ये भर्ती घोटाला हुआ है। उसी समय जब भर्ती निकाली गई थी 423 पदों पर, तो तमाम लोगों ने जो आवेदन किए और आवेदन के बाद उनका चयन नहीं हुआ तो उन लोगों ने शिकायत की कि किस आधार पर भर्ती की गई हैं और इसमें भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन दिया गया है, भाई भतीजा आधार पर लोगों की भर्तियां की गई हैं। उसके बाद जांच जब शुरू होती है तो उसके बाद जांच में ये सामने आया है कि इसमें इन तमाम जो भर्तियां हुई है उसमें भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गुंजन देखिए ये है कि जो विभागीय मंत्री हैं वो पिछली सरकार में भी सहकारिता विभाग के मंत्री थे, सहकारिता विभाग उन्हीं के समय में था और जो भी भर्ती हुई है वो उनके संज्ञान में है, उन्हें पता है कि इस तरह का मामला सामने आया है। उसके बावजूद भी उन्होंने पहले से ही इस पर जांच नहीं कराई। पहले से यदि जांच होती तो जो भर्तियां हुई हैं उन पे शुरुआती दौर में ही रोक लग सकती थी, उनको निरस्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भर्तियां की गई, कई कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियां हुई हैं। जब पहली सतह खुली, पहली परत खुली तो पता चला कि इसमें भर्ती हुई है, भर्तियों में घोटाला हुआ है और भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। उसके बाद अब इस पे विभागीय अधिकारियों की ही जांच टीम बना दी गई है। लेकिन एक सवाल और देखिए ये है कि जो जांच टीम बनाई गई है, जो जांच अधिकारी हैं, इसमें एक जो जांच अधिकारी है उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो विभाग के अधिकारी हैं और वो भी पिछले दौरान कई तरह के मामलों में पाए गए हैं। तो ये इस तरह के सवाल है कि सहकारिता विभाग में एक बार घोटाला होता है, फिर घोटाले की जांच होती है, जांच में उसी विभाग के उन अधिकारी को रख दिया जाता है जो पहले से ही कई चीज़ों में संलिप्त हैं। तो ये इससे साफ जाहिर है कि इस मामले की फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी। विपक्ष ने मांग की है कि कम से कम इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। यदि सीबीआई जांच भी ना होती है तो एसआईटी से इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि ये घोटाला खुलकर सामने आए। और एक बात और मैं बता दूं
दूं, गंभीर बात यह है कि ऐसे भी पता चला है कि इस भर्ती में कई लोगों से कई लाख रुपए भर्ती कराने के लिए लिए गए हैं, लेकिन विभागीय मंत्री इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। जब मीडिया उनके पास जाती है तो वो कह देते हैं कि मुझसे सिर्फ ये ऐसे ही सवाल पूछना, यानी कि हम भी कई बार गए, मिलने की उनसे कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं हैं, बिना मिले निकल जाते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस मारे मामले में मंत्री को पता है कि क्या मामला हुआ, इसलिए वो बचना चाह रहे हैं। और सवाल इससे गंभीर ये है कि पिछले दौरान जब इन पे सहकारिता विभाग था, उस दौरान ये घोटाला हुआ और नई सरकार बनती है और नई सरकार में फिर से उन्हीं मंत्री को सहकारिता विभाग दे दिया जाता है। हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो आदेश कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला पहले से ही सामने आ रहा होगा, लेकिन पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तमाम जो अनियमितताएं अब निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए देखने वाली बात होगी अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर होता है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। आज रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। शाम 5 बजे आईआईटी रुड़की के कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे सीएम। कार्यक्रम से पहले विधायक प्रदीप बत्रा से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो रुड़की के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी आज रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। शाम 5 बजे आईआईटी रुड़की के कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उससे पहले प्रदीप बत्रा से भी मुलाकात मुख्यमंत्री को करनी है। उधर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। हर की पैड़ी पर सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कॉमन सिविल कोड की बात को दोहराया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति बनाने का फैसला किया है। दरअसल मुख्यमंत्री यहां कुंभ मेले के दौरान कराए गए हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। हर की पैड़ी का सौंदर्यीकरण गंगा सभा, रविशंकर की संस्था और एक निजी कंपनी के द्वारा कराया गया था। ये दिव्य काम यहाँ पर दर्शन करने वालों के लिए, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री श्री जी के प्रयासों से हुआ है। मैं उनका बहुत समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ। शुरू किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पहली सरकार की जो पहली हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है और जल्दी हमारा ड्राफ्ट बनाने वाली हम कमेटी का गठन करेंगे और उत्तराखंड के अंदर उसको हम लागू करेंगे। उधर उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा इस बार कारोबार के लिहाज से काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल और गेस्ट हाउस में बुकिंग फुल होती जा रही है। सीजन शुरू होने से पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम में करीब 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानी जा रही है, क्योंकि ये विभाग लंबे वक्त से घाटे में चल रहा था। दरअसल 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से ये रिकॉर्ड टूट सकता है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसे लेकर विभाग ने क्या कुछ तैयारी की है, इस पर एबीपी गंगा ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा से ठीक पहले लोक निर्माण विभाग की किस तरह की तैयारी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के. सुधांशु साहब। सर, अभी मई महीने के पहले सप्ताह में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता उत्तराखंड में लग सकता है। लोक निर्माण विभाग की किस तरह की तैयारी है सर इस बार? देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पहले तो ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड में हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और चमोली होते हुए जोशीमठ होते हुए जो बद्रीनाथ की ओर जाती है, वो सड़क पे हम लोगों ने, चाहे वो NHIDCL हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो BRO हो, क्योंकि ये तीनों एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं और तीनों एजेंसियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सड़क बिल्कुल यात्रियों के मुफीद होनी चाहिए और उस पर ऑलरेडी हमारे उच्च स्तर के अधिकारी विजिट भी कर चुके हैं और यहाँ पे इस रोड पे अभी वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जितनी भी जो खास करके ऑल वेदर रोड है उसको हम यातायात के लिए सुचारू रूप से
किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ऑल वेदर रूट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जगह जगह पर कटान हुआ है पहाड़ों का। पूर्व में भी ऐसे देखे गए कि भारी संख्या में लैंडस्लाइड हुआ और जिसके चलते कई लोगों की डेथ्स भी हुई। इस बार कैसे उनको चिन्हित करेंगे और जो डेंजर जो खतरनाक वाले पॉइंट्स हैं उनको कैसे आप चिन्हित करके उस पर फोकस रखेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने ऐसे लैंडस्लाइड जोन जितने भी हैं उसको आइडेंटिफाई कर रखा है, और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ किस तरह के मशीनरी की ज़रूरत है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। और हमारे यात्रा मार्ग पे कम से कम जैसे लगभग 175-180 के करीब जेसीबी लगेंगे, मैन पावर लगेगा, छोटी मशीनें लगेंगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी मशीनें होंगी वो खास करके जेसीबी आदि वो जीपीएस से लैस होंगी, ताकि हमें उनका मूवमेंट भी पता चल सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही सूचना मिलती है उस जगह पे पहुंचने का रिस्पांस टाइम वो आधा घंटा से कम हो, ताकि किसी तरह से यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। अब खबर रामनगर से, जहां मंत्री चंदन रामदास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि जल्द से जल्द परिवहन विभाग का घाटा कम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, मेरे पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी आने के बाद मैंने इस विभाग को गंभीरता से लिया है और इसकी आय बढ़ाने के लिए जगह जगह जाकर छापे मारकर मैं रोडवेज की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मगर जो रोडवेज की आप बता रहे हैं स्थिति, उसकी मैंने समीक्षा करी। 400 करोड़ के घाटे से हम 150 करोड़ में ला गए हैं, मगर अभी कर्मचारियों को वेतन मिलना दिक्कत हो रही है। बैकलॉग ला गया हूँ मैं, लगभग 2 महीने का वेतन बचा हुआ है। मगर इससे भी अभी जो गंभीर स्थिति है वो ये है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं 10 साल से, उनको एक भी रुपये की धनराशि नहीं मिल पाई। मृत्यु आश्रित कर्मचारी को कोई नौकरी नहीं मिल पाई। मैंने इस बीच इस विभाग को बहुत गंभीरता से लिया है और जगह जगह जाके छापे मार के मैं रोडवेज की आय को वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन की शुरुआत की है। मशीन 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जिसे एक सामाजिक संस्था ने भेंट किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे मरीजों को इलाज में फायदा होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो, और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही, हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। अब खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडी का निरीक्षण किया और साफ सफाई नहीं होने पर अफसरों को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, मंत्री गणेश जोशी ने 15 दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। यहाँ की जो सफाई व्यवस्था देख के तो मेरा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं। इतनी गंदगी यहाँ पर है। मैंने मास्क लगाया था, उसके बाद मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो बेचारे जो लोग यहाँ पर अपना सामान बेचने आते होंगे या सब्जी वाले सामान लेते होंगे, वो किस प्रकार फसलों को बेचते होंगे। इसलिए मैंने इनको निश्चित किया है। 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे, मैंने कहा आप 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन का ले, क्योंकि 15 दिन के बाद मैं अगर आऊँगा तो यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे आए महीने भर का वक्त होने जा रहा है। सरकार भी बन गई है, मगर कांग्रेस अभी तक ना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है और ना ही नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस नेता इसको लेकर हाईकमान के आदेश का हवाला दे रहे हैं। भाजपा के पास क्या है? 47 जीते और उन 47 में से और उन 47 में से मुख्यमंत्री नहीं छांट पाए। आपको एडहॉक पर जो मुख्यमंत्री लाना पड़ा, आप ये बात भूल जाते हैं। अब तो हम अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल ने 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। देहरादून और खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, मगर प्रदेश और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।
देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देहरादून और खटीमा की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में कांग्रेस पार्टी के झंडे लिए हुए, होर्डिंग लिए हुए और सिलेंडर महिलाएं साथ में लिए हुए खटीमा में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन लगातार जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज गैस का सिलेंडर जो है 1000 के पास हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, डीजल 100 रुपये हो गया और तो और जो CNG है उसके भी रेट अब जो है बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये सरकार जो है बिल्कुल कानों के अंदर रुई दे के बैठी हुई है, किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। अपने मन की बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, लेकिन जनता के मन की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को 12:15 बजे खुलेंगे, जबकि 3 मई की सुबह 8:30 बजे मां यमुना की डोली खुशीमठ से रवाना होगी। मां यमुना जी के इस मंदिर में आज हम तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम के इस पावन अवसर पर मां यमुना जी के जो कपाट खुलने हैं उसका शुभ मुहूर्त आज तय किया गया। इसमें मां यमुना जी का जो उत्सव विग्रह है वो यहाँ से 8:30 बजे प्रातः 3 मई अक्षय तृतीया को 8:30 पर मां यमुना जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर मां यमुना जी के कपाट देश प्रदेश पूरे विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से प्रभावित चल रही चारधाम यात्रा पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, यात्रा रूट में क्या इंतजाम है, इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। पिछले 2 सालों में कोविड के कारण प्रभावित थी यात्रा, लेकिन इस बार संभावना अच्छी है और इस बार श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके की तैयारी इस बार है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि गत 2 वर्षों से ज़्यादा से कोविड का प्रकोप चल रहा था। उसकी वजह से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन हो गई थी। उसी तरह से उत्तराखंड में भी काफ़ी कम आगमन हुआ लोगों का। लेकिन इस वर्ष क्योंकि कोविड की संख्या कम हो गई है, लगभग ख़त्म सा है कोविड, तो राज्य सरकार ने भी पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रखी हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय मुख्य सचिव महोदय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसमें एक्स्ट्रा तैयारियां करने को कहा गया है, क्योंकि इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले सालों से जो रिकॉर्ड रहा है उससे ज़्यादा यात्री इस बार आने की संभावना है। हेल्थ में जो जनरली इश्यूज़ रहते रहे हैं पहले, जो पहाड़ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्लेन से आते हैं, पहाड़ में जाके बीमार पड़ जाते हैं किसी वजह से, उसके लिए हम लोग अपने जो डॉक्टर्स हमारे जिनको हम पोस्ट करेंगे वहाँ पे, उनको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस से संबंधित जो बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। 15-15 दिन का कोर्स हम लोग करा रहे हैं अपने डॉक्टरों को, जिससे कि पहाड़ पे उनको हम पोस्ट करेंगे और जो बाहर से लोग आएंगे अगर उनको कोई उस तरह की बीमारी होती है तो वो हैंडल कर ले जाएँ। इसके अलावा कार्डियोलॉजी की भी ट्रेनिंग, क्योंकि हार्ट के बहुत सारे इश्यूज हम लोग देखे हैं हम लोगों ने, जो केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हार्ट से संबंधित लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कार्डियोलॉजी की भी हम लोग 15-15 दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने फिजिशियंस को, जो लोग वहाँ पोस्ट किए जाएंगे, कि अगर किसी यात्री को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको हम लोग मैनेज कर ले जाएँ। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हम लोग, जैसा आपको पता है कि कोविड के दौरान काफ़ी हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने 10-20 टाइम्स बढ़ा लिए हैं, कई सारे जनरेशन प्लांट हमने लगाए हैं, तो ऑक्सीजन की भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। एम्बुलेंस हम लोग ने डबल कर ली हैं। पूरा रूट पे हम लोग ने अपने जितने भी हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था सबको हमने अपग्रेड कर लिया है। ये निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कि डॉक्टरों की ड्यूटी 15-15 दिन के रोटेशन पे लगाया जाए, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड होता है तो कई बार लोग अपने जो मूल तैनाती होती है वहाँ से आने में उनको दिक्कत होती है। तो सभी धामों पे हम ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखेंगे। और जो मैंने बताया हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जो ज़्यादा हाइट पे जो जाने पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से और बाकी चीज़ों, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जैसे भी कोई लक्षण मिलता है कहीं पे भी होता है तो इमीडिएटली हम लोग उस मरीज को, उस यात्री का तुरंत ट्रीटमेंट कर सकें और जो भी उसको ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग कर सकें। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस वर्ष जो भी परेशानियाँ पहले आती रही हैं वो नहीं आएंगी।